नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर बता दूं। कल मुझे महाकुंभ में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने मां गंगा की आरती की और योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा किनारे एक बड़ा शो रिकॉर्ड किया। महाकुंभ से जुड़े जितने भी विवाद हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उन सब पर योगी से सवाल पूछे। क्या संगम का जल नहाने लायक है? क्या वाकई में एक हफ्ते में 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में पहुंचे? लोगों की गिनती कैसे होती है? इतने सारे लोगों के लिए भोजन का क्या इंतजाम है? हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान कैसे रखा जा रहा है? क्या महाकुंभ पर इस बार 7,500 करोड़ का खर्चा होगा? इतना खर्चा करके उत्तर प्रदेश को क्या हासिल होगा? कुछ सवाल पॉलिटिकल भी थे, जैसे महाकुंभ में कैबिनेट की मीटिंग करने की क्या आवश्यकता थी? क्या महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन है? क्या महाकुंभ में भी बटोगे तो कटोगे का नारा सुनाई देता है? योगी आदित्यनाथ ने किसी सवाल को टाला नहीं, हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। सामने हजारों की तादाद में पब्लिक थी और लोग योगी को देखकर बहुत जोश में थे, लेकिन बहुत दूर दूर खड़े थे। पुलिस ने लोगों के लिए बैरिकेड लगा दिए थे, उन्हें रोक दिया था। और जब मैंने स्टेज से देखा कि लोग दूर से नारे लगा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात सुनना चाहते हैं, तो मैंने योगी से रिक्वेस्ट की कि वो पुलिस से कहें कि इन लोगों को करीब आने दें। योगी ने तुरंत कहा, सबको आने दो। और फिर हजारों लोग दौड़ते हुए इस शो में पहुंचे। वो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे, हर हर महादेव की हुंकार सुनाई दी। ये पूरा शो शनिवार को टेलीकास्ट किया जाएगा। इसका एक सवाल और एक जवाब मैं आपको उदाहरण के तौर पर अभी दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा शो है, पब्लिक इसमें किस कदर इन्वॉल्व हो गई थी और कैसे योगी आदित्यनाथ ने करारे जवाब दिए। जो भी भारतीय इस आस्था को सम्मान देता है और देगा, वह यहां पर आ सकता है। लेकिन अगर कोई इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने की नियत से आएगा, तो मुझे लगता है कि जैसे को तैसे का जवाब उसको यहां पर जरूर प्राप्त होगा। जो मुस्लिम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतने दरिया दिल हैं, प्रयागराज में जो वक्फ की जमीन थी वो कुंभ का मेला लगाने के लिए हमने दे दी, मुफ्त में दे दी, तो भी हमारे लोगों को ठेला खोंचा भी नहीं लगाने दे रहे। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे स्ट्रीट वेंडर्स आए हैं, दुकान वाले आए हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। और दरियादिली दिखानी है तो थोड़ा काशी पे दिखाइए, मथुरा में दिखाइए और संभल में दिखाइए ना। प्रयागराज में दरियादिली दिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रयागराज का दिल तो बहुत बड़ा है। प्रयागराज को जो लेना था ले चुका है और प्रयागराज आगे भी ले लेगा। मैं प्रयागराज में कुंभ नगरी में कुछ ही घंटे रुक पाया, लेकिन इस दौरान जो देखा वो अद्भुत था। पूरे रास्ते में चारों तरफ पॉन्टून ब्रिजेस पर हजारों लोग चलते जा रहे थे। यहां बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उनको परमिशन नहीं है, लिमिटेड परमिशन दी जाती है। इसलिए लोगों को घाट तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। कोई बैग पैक लेकर, तो कोई सामान को सिर पर रखकर चलता जा रहा है, पर कोई परेशान नहीं दिखा। लोग खुश हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। जगह जगह भंडारे लगे हैं, लोग रुककर खाना खाते हैं और फिर भजन गाते हुए चल पड़ते हैं। रास्ते में कहीं नट का खेल दिखाई दिया, रस्सी पर चलती लड़की दिखाई दी, कहीं प्रवचन देते बाबा दिखाई दिए। दुकानें हैं, रेहड़ी ठेले, खोमचे वालों की खूब कमाई हो रही है। किसने मुझे बताया कि एक चाय वाला एक दिन में 20 से 22 हजार रुपए कमा लेता है। ठहरने के लिए 100 रुपए का बिस्तर भी मिल जाता है और 1 लाख रुपए का लग्जरी टेंट भी है। पर हर चीज का इंतजाम परफेक्ट है। सबसे ज्यादा आश्चर्य यूपी पुलिस के बारे में सुनकर हुआ। लोगों ने बताया कि पुलिस दोस्त बनकर मदद कर रही है। अगर कहीं किसी को रोकती है तो पुलिस डंडा नहीं मारती, रिक्वेस्ट करती है। पुलिस को
प्यार से बातें करते देख लोग भी हैरान हो जाते हैं। जो लोग ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे हैं उन लोगों ने बताया कि भारी तादाद में लोग रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले तैनात हैं जिनके मोबाइल में ऐप है और इस ऐप के जरिए वो यात्रियों को बताते हैं कि उनकी ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब जाएगी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस के लोग, खासतौर पर बूढ़े लोगों को धक्का मुक्की से बचाते हुए दिखाई दिए। पुलिस का यह रूप बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक कुंभ के मेले में दिखाई दिए। यूपी के डीजीपी ने बताया कि लोगों से प्यार से बर्ताव करने के लिए पुलिस वालों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। मेरे शो में भी योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की प्रशंसा की। मुझे लगता है कि कुंभ में जाए बिना इन सारी बातों का एहसास नहीं हो सकता। यह समझ नहीं आएगा कि काम कितना बड़ा है और इसे कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है। यह देखने से पता चल रहा है। सबसे ज्यादा उत्साह महाकुंभ में जाने वाले साधु संतों में है। टीवी पर उनके प्रवचन दिखाए जा रहे हैं, उनके अलग अलग रूप दिखाए जा रहे हैं। कोई हाथ उठाए हुए है, कोई धूनी रमाए हुए है, किसी ने तो चिमटा भी चला दिया। सबसे ज्यादा क्रेज नागा साधुओं को लेकर है। एक संत ने मुझसे कहा कि आप जैसे मीडिया के लोगों ने कुंभ की महिमा को घर घर पहुंचा दिया, महाकुंभ को ग्लैमराइज कर दिया, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ हर दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं। कल तो उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट उनके साथ थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी मेरे शो के लिए आए, संगम के घाट पर आए और कल मैंने उनसे पूछा था कि जब आप कैंपेन करने के लिए दिल्ली आएंगे तो आपकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होगी, जो कहते हैं कि वो बचपन से हनुमान जी के भक्त हैं और उन पर प्रभु श्री राम की बहुत कृपा है। इसके जवाब में केजरीवाल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह सुनने लायक है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और वो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं बचपन से हनुमान भक्त हूं और भगवान राम की मुझ पर खास कृपा है। हाँ, भगवान राम की कृपा तो अपने भक्तों पे सब पे होती है, लेकिन भक्त भी उसके अनुरूप होना चाहिए। कौन नहीं जानता है अरविंद केजरीवाल जी की वास्तविकता क्या है। भगवान राम भी इस बात को देखते होंगे कि जिस व्यक्ति ने बेचारे अन्ना हजारे को धोखा दे दिया हो, अन्ना हजारे बेचारे अपने आप को कोसते होंगे। एक निश्चल व्यक्ति जो भारत के लिए जी रहा था, किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया, कहां वो लोकपाल चला गया, पूरी लड़ाई लोकपाल को लेकर कहां चला गया, आज इनके आचरण क्या है और आज किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं लोग, राजनीति को कहां लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार जरूर इनके वास्तविक चेहरे को देख करके इनको जवाब देगी, जरूर जवाब देगी। और क्या ये सच नहीं जो घोषणा कर रहे हैं पुजारी और पंडों के लिए दिल्ली में, मुल्ला और मौलवियों को इनके द्वारा दिए जाने वाले मानदेय को ये पिछले कई महीनों का नहीं दे पाए, कई महीनों का नहीं दे पाए। और जब ये मुद्दा उठा तो उन्होंने उस मुद्दे के साथ पुजारी भी जोड़ दिया, जिससे तब पुजारी उनका विरोध करे, वो इनका विरोध करें, तो उसके बाद कह रहे साहब विरोध के कारण नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा यानी कहां लेके जा रहे हैं व्यवस्था को। आखिर आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। पुजारियों को आपने 10 वर्ष पहले क्यों नहीं घोषणा की। आज दिल्ली आकर योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को फिर चुनौती दी। वैसे तो आज दिल्ली में सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई। बीजेपी की तरफ से योगी के अलावा जेपी नड्डा की कई रैलियां हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए कैंपेन किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैलियां की। आज राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग भी होनी थी, लेकिन राहुल की रैली कल की तरह आज फिर कैंसिल हो गई और आज भी आखिरी वक्त में
इसे कैंसिल किया गया। बताया गया कि राहुल गांधी बीमार हैं, इसलिए पब्लिक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की रही, क्योंकि किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में योगी की रैली के मंच पर बटोगे तो कटोगे का नारा लिखा हुआ था। हालांकि योगी ने अपनी स्पीच में इस नारे का जिक्र नहीं किया। उन्होंने विकास की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल और यूपी में योगी के मॉडल को कंपेयर किया और बात शुरू की महाकुंभ से। योगी ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल पहले यमुना को साफ करने की सौगंध खाई थी, लेकिन 10 साल में यमुना नदी को नाले में तब्दील कर दिया। योगी ने कहा उन्होंने कल महाकुंभ में अपने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। और इसके बाद योगी ने विकास के मॉडल की बात की। योगी ने कहा पहले देश भर के लोग दिल्ली की चमक धमक, दिल्ली का विकास देखने आते थे, लेकिन 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। दिल्ली में गंदगी के पहाड़ हैं, सड़कें टूटी हैं, सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, पीने के पानी की किल्लत है। दूसरी तरफ यूपी का मॉडल है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी में है। योगी ने कहा केजरीवाल झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने का एटीएम है, और यह बात दिल्ली के लोग अब समझ चुके हैं। इसलिए अब केजरीवाल कितने भी ऐलान कर लें, कोई भी वादा कर लें, दिल्ली के लोग केजरीवाल पर यकीन नहीं करेंगे। याद करिए, आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे, सड़कों की बात होती थी दिल्ली आता था, स्वच्छता की बात होती थी दिल्ली आता था। आज क्या स्थिति है? क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता
तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। दिल्ली के कैंपेन में केजरीवाल का पूरा फोकस मुफ्त की स्कीम्स पर है। वो दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त दवा की बात करते हैं, फिर मुफ्त यात्रा, मुफ्त मेट्रो की सवारी, मुफ्त में पढ़ाई, महिलाओं को सम्मान निधि का वादा करते हैं। इसलिए आज योगी ने केजरीवाल के मुफ्त के वादों का जिक्र अपनी हर रैली में किया। योगी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी धोखा दिया और फिर 10 साल से दिल्ली के लोगों को सपने दिखा रहे हैं। योगी ने कहा केजरीवाल ने हेल्थ और एजुकेशन का सिर्फ मॉडल दिखाया, काम कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में 24 घंटे बिजली सप्लाई और सस्ती बिजली का केजरीवाल का दावा झूठा है। योगी ने कहा दिल्ली में आज भी पावर कट लगते हैं। बिजली का मॉडल देखना हो तो यूपी को देखिए, इतने बड़े राज्य में बिजली कहीं नहीं जाती और यूपी में बिजली दिल्ली से 3 गुना सस्ती है। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है, ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहां पर बिजली दी है। बहनों और भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे, वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। शेष दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। और अब मैं आपको इस मामले में केजरीवाल का पक्ष सुनवाता हूं। योगी के भाषण को केजरीवाल ने ध्यान से सुना। योगी की रैली खत्म हुई, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कैंपेन के लिए आए तो सबसे पहले योगी को जवाब दिया। योगी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार हर महीने दिल्ली की जनता का 20,000 रुपए बचा रही है। दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल 0 हैं, पावर कट नहीं लगते। और दूसरी तरफ योगी पूरे यूपी में तो छोड़िए, लखनऊ में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है बीजेपी वालों की। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, जरा देख लो कितने लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं। दोनों हाथ खड़े कर दो। बाप रे, सबके 0 बिजली के बिल आते हैं। उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली खर्च करो तो 2,000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली खर्च करो तो 4,000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। आज योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला देखने वाला था।
जिस समय केजरीवाल योगी पर इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त करोल बाग में योगी की दूसरी रैली शुरू हो चुकी थी। करोल बाग में योगी आदित्यनाथ ने नया मुद्दा उठाया। कहा, अगर केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल में फर्क देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का ओखला और यूपी का न्यू ओखला यानी नोएडा देख लें। जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। नोएडा में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और केजरीवाल ने ओखला में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसा दिया है। योगी ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में एक ही काम किया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसाया। बांग्लादेशियों के आधार कार्ड आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बनते हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगर भी है। पिछले 10 वर्ष में वहां कोई नया उद्योग नहीं आया और एक न्यू ओखला के रूप में, नोएडा के रूप में आप जानते हैं। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। दिल्ली में निवेश 0। इनका तो एक ही उद्योग है। इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएसी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। योगी जब घुसपैठियों की बात करते हैं, यूपी पुलिस की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं तो लोग बहुत तालियां बजाते हैं। आज योगी ने अपनी तीनों रैलियों में केजरीवाल के वादों की हकीकत गिनवाई। दिल्ली में बिजली, सीवर, सड़कें, पीने का पानी, ऐसे सारे बुनियादी मुद्दे उठाए। दिल्ली की बदहाली की बात की। इसका असर दिखाई दिया। केजरीवाल की रैली में उनका अंदाज बदल गया। केजरीवाल ने राजौरी गार्डन में यह माना कि दिल्ली में सीवर लाइनों की हालत खराब है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं और इसके बाद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की जनता उन्हें 5 साल और दे दे, वो अगले 5 साल में इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। दिल्ली की कई कॉलोनियों की सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, कई जगह सीवर जाम भी हो गया है। मैं पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करवाऊंगा, नई लाइनें डलवाऊंगा और ब्लॉक सीवर को खुलवाऊंगा। युद्ध स्तर के ऊपर यह पूरा काम किया जाएगा। आपको गंदे सीवर की दिक्कत की अब इसको खत्म करेंगे, आप चिंता मत करना। दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए, उसकी दिल्ली में शुरुआत हो गई है। पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहां पे अभी 15 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं। 24 घंटे पानी आ रहा है, सीधे नल से ग्लास भर लो पानी का, कोई आरओ की जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, सीधे पानी पी सकते हो जल से, नल से। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर लागू करेंगे। तब तक जिसके यहाँ गंदा पानी आ रहा है उसको तो हम 1 महीने के अंदर ठीक करा देंगे, ताकि गंदा पानी आना भी बंद हो जाए आप लोगों के यहाँ। और एक बहुत तकलीफ होती है मेरे को, पूरी दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार की बड़ी समस्या है। मैंने अपनी पूरी टीम को कह दिया, मेरे पास टीम बड़ी अच्छी है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। इनको मैंने कहा है पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, ये मेरा सपना है। दिन भर
एक तरफ बीजेपी के नेता केजरीवाल को उनके वादों की याद दिला रहे थे और दूसरी तरफ केजरीवाल और उनके साथी दिल्ली में अपना काम गिना रहे थे। लेकिन शाम होते होते इशू डाइवर्ट हो गया। बात हुई सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, दिल्ली पुलिस की, क्योंकि आज चुनाव आयोग के निर्देश पर केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया। इसके बाद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की जान को खतरा है, फिर भी उनकी सुरक्षा हटाई गई। अब कल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर जोरदार कैंपेन शुरू करेगी। आगे बढ़ते हैं। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इसका सबूत भी आज मिल गया। पुलिस ने शरीफुल इस्लाम का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया। ये ड्राइविंग लाइसेंस बांग्लादेश के 22 साल जिले का बना हुआ है। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि हमलावर बांग्लादेश का ही रहने वाला है। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई नीतीश राणे के बयान की, क्योंकि नीतीश राणे के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम और संजय राउत ने इस बात पर शक जाहिर किया कि सैफ पर हमला हुआ भी था या नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे थे तो बिल्कुल फिट दिखे। बड़े आराम से पैदल चलकर अपने फैंस को वेव करते हुए हॉस्पिटल से निकले। उस वक्त की तस्वीरों के आधार पर नीतीश राणे ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, अगर सैफ को इतनी गंभीर चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच चाकू घुसा था, तो फिर इतना गहरा घाव 4 दिन में कैसे भर गया। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के 4 दिन बाद सैफ अली खान आराम से टहलने लायक कैसे हो गए। नीतीश राणे ने कहा, उन्हें तो शक है कहीं सैफ अली खान गंभीर चोट लगने की, गहरा घाव होने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे। देखिए वो बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं। उस सैफ अली खान के घर में घुस गए। देखिए कितने नालायक हैं। पहले सिर्फ सड़क के किनारे खड़े रहते थे, लेकिन अब घर में घुसने लगे हैं। शायद सैफ अली खान को लेने के लिए आए होंगे। ये गंदगी लेकर जाएं हमारे यहां से। जैसे वो चलकर बाहर आया, उसे देखकर मुझे लगा, शक हुआ कि क्या सच में इस पर चाकू से हमला किया गया है या फिर ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। नीतीश राणे की लाइन हमेशा साफ रहती है। हमेशा हर बात में वो हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ देते हैं। इसीलिए उन्होंने सैफ पर हुए हमले को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। नीतीश राणे ने कहा, विपक्ष के नेता सैफ अली खान के साथ इसलिए हमदर्दी जता रहे हैं, उनकी चोट को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। नीतीश राणे ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को शाहरुख और सैफ की चिंता तो होती है, लेकिन किसी हिंदू एक्टर के लिए उनका दिल कभी नहीं पसीजता। अपने इर्द गिर्द देखिए, जब शाहरुख या सैफ अली खान को परेशानी होती है तो सब कैसे एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन किसी हिंदू कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को कुछ हो गया तो मुमरा का जीतुद्दीन बिल से बाहर नहीं आता है। ये आपके बारामती की ताई बाहर नहीं आई। सुप्रिया को सिर्फ सैफ अली खान की ही चिंता है, शाहरुख के बेटे की चिंता है, नवाब मलिक की चिंता है। कभी किसी हिंदू कलाकार की चिंता करते हुए आपने सुना है? इस पर आप ध्यान दीजिए। सावरकर ने लिखा है कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू ही हिंदुओं का शत्रु है। आपको इसे समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के एक और कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने भी नीतीश राणे को सपोर्ट किया। कहा, वैसे तो किसी की सेहत को लेकर इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, नीतीश राणे को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों को शक तो है कि सैफ अली खान की पीठ में चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा धंस गया था, फिर भी वो सिर्फ 4 दिन में चुस्त दुरुस्त कैसे हो गए। ये बात चौंकाने वाली तो है। उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये एक थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ये भी डॉक्टर की कुछ
मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने भी इशारों में वही कहा जो नीतीश राणे और चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा। अजित पवार ने कहा कि अगर सैफ पर हमले को लेकर किसी को किसी तरह का शक है तो पुलिस को बताना चाहिए। हालांकि अजित पवार ने यह भी कहा कि सैफ जिस तरह अपने घर गए उससे लोगों के मन में सवाल तो उठे हैं। काही त्यांच्या मनात असेल, अगर उनको कुछ शंका है तो वो गृह विभाग को बता सकते हैं। मैं भी होम डिपार्टमेंट से कहूंगा कि कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं। हालांकि अभी तो सच्चाई यही है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बांग्लादेश से आया था। शायद कल जब सैफ अली खान अपने घर जा रहे थे उस समय उनकी तबीयत और उनके कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उन पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो सच है। आणि जे घडलं सैफ अली खान की चोट पर सबसे पहले सवाल उठाया था शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने पहले ट्वीट किया था, फिर कैमरे पर आकर इस बात पर हैरानी जताई थी कि सैफ अली खान का घाव इतना गहरा है, वो 4 दिन में ठीक कैसे हो गया। डॉक्टर्स को यह बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा चमत्कार कैसे किया, घाव कैसे भरा। संजय निरुपम ने कहा, चूंकि सैफ पर हमले के बाद मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठे थे, ऐसे में सैफ अली खान की फैमिली को आगे आकर सारी तस्वीर साफ करनी चाहिए। डॉक्टरों ने ये बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। संजय निरुपम जिक्र कर रहे हैं मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों का। तो ऐसे एक नेता, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठाए, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने जो कहा वो सवाल उठाने से कम नहीं था। संजय राउत ने कहा, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। अगर उनके इलाज से सैफ 4 दिन में ठीक हो गए तो सवाल उठाने के बजाय सबको खुश होना चाहिए, डॉक्टर्स को और सैफ अली खान को मुबारकबाद देनी चाहिए। एडमिट हुए 21 जनवरी को टहलते हुए निकल रहे हैं, अभी क्या इस पर वो कमाल है कह रहे हैं, संजय निरुपम ट्वीट करके कह अब रहे हैं। ये मेडिकल चमत्कार है। तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा हो, आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस की बात सुनाता हूं। विजय वटेटीदार ने कहा कि अगर किसी की चोट, उसका घाव जल्दी ठीक हो गया तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर सवाल उठाने की, हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के बारे में इस तरह की भाषा करना, यार उसको धार्मिक रूप से, नीतीश राणे को तो स्पेशल केस बनाकर मैं बोलता हूँ कि छोड़ा गया है इस तरह की बातें करने के लिए। हिंदू मुस्लिम में अभी कहाँ है, कहाँ पे कुछ घटना है वो देखो।
सैफ अली पे जो उसके घर में डकैती करने के इरादे से जो गया था, उसमें जो मामला सामने आया है तो गंभीर तो था। वो खुद चल के गया था हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल रिक्शा से बैठ कर गया था। वो चाकू जैसे के वैसा था, उसके भी फुटेज आए और डॉक्टर का ओपिनियन भी आया है। तो अभी डॉक्टर से बढ़कर अगर नीतीश राणे है तो मुझे मालूम नहीं उनका कोई और ऐसे मैं बनता हूँ कि इंसानियत की बात नहीं होती है। ऐसे स्टेटमेंट करना किसी के सेहत को लेकर ये गलत है, चाहे वो निरुपम कहे या नीतीश राणे कहे। ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती। अब सवाल है कि सैफ अली खान की चोट को लेकर, उनके घाव को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ। असल में जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था तो लोगों को वाकई में बहुत चिंता हुई थी। सैफ को गहरी चोट लगी ये जानकर उनके साथ सिंपैथी थी, पर जिस अंदाज में सैफ हॉस्पिटल से निकले, पूरी तरह फिट दिखाई दिए, उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। ये सवाल उठा जिसकी पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुसा हो, वो इतनी जल्दी 4 दिन में चुस्त दुरुस्त कैसे हो सकता है। अगर घाव गहरा था तो पट्टी भी बंधी होगी, 6 घंटे ऑपरेशन हुआ तो टांके भी लगे होंगे। क्या ये सब इतनी जल्दी ठीक हो सकता है? क्या वाकई में चमत्कार हुआ? अब इसका असली जवाब तो सैफ के डॉक्टर दे सकते हैं। मैंने दिल्ली में 1-2 डॉक्टर से पूछा तो उनका कहना था कि जिसका 6 घंटे ऑपरेशन चला हो, 2.5 इंच का घाव हो, वो इतनी जल्दी फिट तो नहीं हो सकता, और अगर ये हो गया तो ये वाकई में एक वंडर है। इसलिए सवाल उठाना तो लाजमी है, पर इसे हिंदू मुसलमान का एंगल देना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बिहार के मोकामा से आज एक बड़ी खबर आई है। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह और इलाके के दबंग सोनू सिंह के समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। करीब 80 राउंड फायरिंग हुई। पूरे गांव में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इस फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ, अनंत सिंह बाल बाल बचे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है यह मामला प्रॉपर्टी पर कब्जे और दबंगई से जुड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच के बाद सख्त एक्शन होगा। मोकामा में अनंत सिंह का काफी दबदबा है। इलाके के लोग उन्हें छोटे सरकार के नाम से पुकारते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सोनू मोनू गैंग यहां अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में है। अनंत सिंह का कहना है कि सोनू और मोनू इलाके के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों की मदद के लिए गांव में गए थे। अनंत सिंह ने कहा कि वो सोनू मोनू को समझाने के लिए उनके घर गए, लेकिन उन्हें देखते ही सोनू मोनू गैंग के लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें उनके एक आदमी को कंधे पर गोली भी लगी है। अनंत सिंह ने कहा कि वो गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, उन्हें मौत का खौफ नहीं है। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जुल्म से बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिगने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कही कि ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है। तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ। बिहार पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर उस व्यक्ति ने दर्ज कराई है जिसके घर पर ताला लगाया गया था। दूसरी एफआईआर सोनू मोनू की मां ने दर्ज कराई है, जो गांव के प्रधान हैं। उनका इल्जाम है कि अनंत सिंह उनके घर पर आए और उन पर हमला किया, लोगों के साथ मारपीट की
और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। तीसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, लेकिन आरोपी सोनू सिंह का कहना है कि उनकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई, फायरिंग अनंत सिंह ने की। सोनू सिंह ने कहा कि अनंत सिंह आदतन अपराधी है, लेकिन अब मोकामा की जनता उनसे डरने वाली नहीं है। माननीय विधायक जी कल दलवल के साथ आए तो हम खेत में थे, खेत के पटवन से यहाँ लौटे थे, यहाँ अंधाधुन गाली गलौज करने लगे या अंधाधुन गोली चला है, अंधाधुन। हम लोग जब यहाँ आए फिर जनता सब एक्टिव हुई, चारों तरफ से जनता घेरी, तो फिर यहाँ से गिरते बजड़ते निकले। अगर सपोज डैट आपका कथन सत्य है, ताला मार दिए, तो आपसे वार्तालाप हो रही थी, आप हमको फोन करके बोलते न कि ताला मारे हैं आप, ये भी नहीं बोले। आप ही ताला लगवाए, आप ही ताला खोल रहे हैं, सब कर्म आप ही कर रहे हैं। हम लोग के तरफ से कोई गोली नहीं चलाया, उनके तरफ से गाड़ी से बैठ के गाड़ी में बैठ के ही वो अपना फायरिंग करना लगे, गाड़ी से बैठ के फायरिंग करे। अब विधायक स्वयं अपने उतरा, पहला गोली वही चलाए, दूसरे को डकैत बोल देते हैं, चोर बोल देते हैं। वो क्या महंत हैं अयोध्या के महंत हैं? उनसे उनकी जीवनी थोड़ा पूछिएगा कि कितना वर्ष उम्र हुआ और कहां से चले, कहां तक गए। ये मामला गैंग वॉर का है, इलाके के वर्चस्व का है। अनंत सिंह आजकल नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं। जिस सोनू सिंह के साथ अनंत सिंह की अदावत है, वो भी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का करीबी बताया जाता है। इसीलिए आज आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को मौका मिला, उन्होंने गैंग वॉर के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपराधियों को माफी दी, जेल से निकाला, अब वही अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं और सुशासन बाबू तमाशा देख रहे हैं। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं, और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। तेजस्वी यादव की बात सही है कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को माफी दी, जेल से निकलवाया, जवाब में अनंत सिंह ने जेडीयू को वोट दिलवाए। ये बात भी सही है कि बिहार में आज भी जमीनों से कब्जा छुड़वाने के लिए लोग गैंग वॉर का सहारा लेते हैं। ज्यादातर गैंग्स को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, लोग अपने अपने इलाके के दादा होते हैं। और इसका जिक्र करते समय तेजस्वी यादव ने यह नहीं बताया कि बिहार की राजनीति को यह खूनी रंग किसकी गिफ्ट है, किसके राज में गैंग वॉर बढ़ती चली गई, किसने गैंग्स को पनाह दी और प्रमोट किया। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार से अपेक्षा थी वो इस गुंडा राज पर लगाम लगाएंगे, गैंग वॉर को खत्म करेंगे, पर नीतीश कुमार ने कुछ खास नहीं किया। आज बिहार के बेतिया से भी हैरान करने वाली खबर आई। बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। करप्शन के आरोप में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर रजनीकांत प्रवीण को सस्पेंड कर दिया गया। असल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर जांच हुई, पता लगा कि जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के पास बेतिया में तो अपना घर भी नहीं है, वो किराए के मकान में रहते हैं। इसलिए पहले तो एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोपों पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन विजिलेंस की टीम ने रजनीकांत प्रवीण के घर पर अचानक रेड डाली तो बेड में भरे नोटों के बंडल देखकर रेड डालने वाले अफसर भी हैरत में पड़ गए। इतने नोट थे कि उन्हें गिनने के लिए बैंक से कैश काउंटिंग मशीन मंगवानी पड़ी। आज
पुलिस के साथ मिलकर जिला प्रशासन के अफसर, जिला शिक्षा अधिकारी के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। समस्तीपुर में रजनीकांत प्रवीण के ससुराल में जब रेड की गई तो वहां से 20 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी के कागजात और डीड बरामद हुई हैं। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीमें 4 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर रजनीकांत प्रवीण की संपत्तियों की जांच कर रही हैं। गैंगवार के अलावा भ्रष्टाचार बिहार की राजनीति की दूसरी बड़ी बीमारी है। जरा सोचिए, एक जिला शिक्षा अधिकारी के पास 2 करोड़ रुपए कैश कहां से आया होगा। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकले। इस अधिकारी को किसी न किसी नेता का प्रोटेक्शन जरूर होगा और अभी इस मामले में बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। आपको एक बार फिर बता दूं कि महाकुंभ में इस बार मैंने योगी आदित्यनाथ के साथ एक बड़ा शो रिकॉर्ड किया है। इस शो में योगी ने महाकुंभ से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हर विवाद पर सफाई दी। ये पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। सबसे बड़े महाकुंभ से सबसे बड़ा शो। ये जो गंगा का जल है वाकई में इतना पावन है, इतना साफ है कि इसमें डुबकी लगाई जाए। यहाँ पर जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेन तो खाली आ रही हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस कुंभ पर। बदले में वहाँ की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होने वाला है। इसमें मुसलमानों को आने से रोका जा रहा है। कोई इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने की नियत से आएगा, जैसे को तैसे का जवाब उसको यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। जो करोड़ों लोग कुंभ में आए हैं वो देश में जाएं, दुनिया में जाएं, तो क्या संदेश लेकर जाएं? महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। आज की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करे, वरना अमेरिका रूस पर नई पाबंदियां, नए सैंक्शंस लगाएगा। प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने कहा था कि वो बहुत जल्दी यूक्रेन वॉर को खत्म करने को लेकर पुतिन से बात करेंगे और अगले ही दिन ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा वो रूस के दुश्मन नहीं हैं और रूस के नागरिकों के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन अगर प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए समझौता नहीं करते तो अमेरिका सख्ती करेगा, रूस पर और पाबंदियां लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के साथ वॉर में रूस की हालत खराब है। पुतिन की जिद के कारण रूस बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, इसलिए युद्ध विराम रूस के हित में है और वो चाहते हैं पुतिन यूक्रेन से समझौता जल्दी करें। I have to speak to President Putin. We're going to have to find out. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. अब सवाल है कि ट्रंप को यूक्रेन वॉर खत्म कराने की इतनी जल्दी क्यों है। असल में ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अब अमेरिका किसी जंग में पड़कर अपना टाइम, अपना पैसा, अपने हथियार बर्बाद नहीं करेगा। और यह कोई सीक्रेट नहीं है कि रूस से लड़ाई यूक्रेन नहीं, अमेरिका लड़ रहा है। हथियार अमेरिका के, रणनीति अमेरिका की, वरना रूस ने तो कब का यूक्रेन पर कब्जा कर लिया होता। और इस बात में कोई शक नहीं कि रूस और यूक्रेन की वॉर अब खत्म होनी चाहिए, लेकिन रूस को डराकर धमकाकर यह काम नहीं हो सकता। इसके लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को एक टेबल पर लाना होगा, बातचीत से रास्ता निकालना होगा और इसकी कोशिश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों में कई बार कर चुके हैं और जंग शांति के रास्ते से ही खत्म होगी। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है, अगर किसी ने महाकुंभ में गड़बड़ फैलाने की कोशिश की तो उसका परमानेंट इलाज किया जाएगा। योगी ने कहा जो लोग महाकुंभ को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिवार रात 10 बजे इंडिया टीवी पर आपको योगी आदित्यनाथ का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। संगम के तट पर महाकुंभ में हजारों भक्तों के बीच मैंने योगी आदित्यनाथ के साथ
एक बड़ा शो रिकॉर्ड किया है। इस शो में योगी ने सनातन की शक्ति की बात की, भारत की भव्य विरासत की बात की और महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।